हेलो बच्चों, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर, जैसा कि आपने नाम का बहुत पहले नाम सुन रखा होगा, मोटर वगैरह का बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ये मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी आप मोटर का स्विच ऑन कीजिए तो पानी खींचता है और ऊपर टंकी में भर जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा दी गई और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य हुआ। तो वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। अब उस जल में कौन सी ऊर्जा गई? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की कोई युक्ति है तो वो क्या है? मोटर। तो मोटर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसमें होता क्या है, एक नॉर्थ पोल, हम इसको आपको ड्रा करके दिखाते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, छोटा सा नन्हा सा एक नॉर्थ पोल होता है। एक छोटा सा नन्हा सा नॉर्थ पोल होता है। इसके बीच में एक आयताकार कुंडली, एक रेक्टेंगुलर शेप एक कुंडली होती है। और चलिए, एक रेक्टेंगुलर कुंडली होती है और दूसरे साइड में साउथ पोल होता है। दूसरे साइड में साउथ पोल होता है। ये होता है मोटर। यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग विभक्त वाले होता है। ये विभक्त वाले एक ब्रश से जुड़ी होती है और ये ब्रश एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा होता है, सर्किट से जुड़ा होता है। और ये सर्किट पूरा एक बैटरी से जुड़ी होती है। भाई जब तक धारा देंगे नहीं तब तक ये मोटर घूमेगा नहीं। ये अपने एक्सिस के थ्रू ऐसे ऐसे, ये अपने एक्सिस के थ्रू घूमता है। या तो ऐसे या तो ऐसे, किसी एक डायरेक्शन में घूमेगा। या तो इस डायरेक्शन में घूमेगा, या तो दक्षिणावर्त घूमेगा, या तो वामावर्त घूमेगा, किसी एक डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये हो गया हमारा मोटर। जब हम धारा देंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से धारा चलेगी 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 इस ब्रश से होकर, इस स्प्लिट रिंग विभक्त वाले से होकर, विभक्त वाले से होकर इस इधर से ऐसे और यह आर्मेचर तक पहुंचती है। ये जो है, ये है, इसे बोलते हैं सॉफ्ट धुरा। ये इसी अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमती है, एक्सिस। ये होती है मोटर की एक्सिस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल। ये हो गया हमारा मोटर। तो इस तरीके से हमारा मोटर है। आई होप आप बना लेंगे। मोटर बनाने में बहुत आसान है। क्या करेंगे, एक एन लिखेंगे, उसको ऐसे बंद कर देंगे। यहाँ एक आयताकार कुंडली और उसको ऐसे दिखाना है, एक लंबी सी डंडी। और यहाँ बनाएंगे दो, एक उल्टा सी, एक सीधा सी। इसको जोड़ेंगे एक ब्रश से, और ब्रश से जोड़ने के बाद ये सर्किट कंप्लीट मेरा मेरा तो हो गया, आपका देखो। और अरे अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, ये दीजिए साउथ, नॉर्थ एंड साउथ बन गया मोटर। तो इस तरीके से आई जरूरी चीज़ है। सबसे पहले प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। जब किसी धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा आई के लंबवत होता है। ध्यान से देखिए, सोचिए इसको। क्या ये आप कहीं पढ़ चुके हैं? जी, आप पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यानी सिद्धांत में आपको क्या रखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख देना है। तो चलिए, ये है सामने, आपके सामने पेश है पहला फिगर। तो ध्यान से इसे देखिए और देखिए, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। ये एक चुंबक है। इस चुंबक में ये रेक्टेंगुलर शेप की ABCD एक कुंडली रखी है। ठीक है, ये कुंडली रखी है और ये धुरी है। ये एक्स और ये वाई, ये दोनों ब्रशेस हैं, ब्रश हैं। ये आपको बता दें कि ये जो ब्रश होते हैं ये घूमते नहीं हैं। ये एक कंडक्टर का पार्ट होते हैं। ये जितना पार्ट है ये पूरा, ये सब इनमूवेबल, ये सब नहीं घूमते। घूमता कौन है? ये कुंडली घूमेगी और घूमेगा क्या, धुरी घूमेगी। और ये स्प्लिट रिंग्स, विभक्त वलय, ये घूमेंगे। इनके अलावा और इसमें कुछ नहीं घूमता। ना तो ये चुंबक घूमेगा, ना ये सब, ना ये ब्रश घूमेंगे, ना ये सर्किट घूमेगी। घूमेगा क्या? तो घूमेगा तो सिर्फ ये आर्मेचर, जिसे बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्यों बोलते हैं? ये एक लोहे की सॉफ्ट कोर होती है, सॉफ्ट कोर। उसके ऊपर कॉपर की पृथक यानी अलग अलग फेरों की, कॉपर की तार की फेरे लपेटे गए रहते हैं। इसी वजह से इसको आर्मेचर कहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए यहाँ से, ये माइनस है, ये प्लस है। सेल लग गया, धारा प्रवाहित हुई यहाँ से, आई चली। ये देखिए यहाँ वैद्युत धारा यहाँ आई, इस ब्रश से होकर, ये कंडक्टिंग ब्रश है, इस ब्रश से होकर इसमें स्प्लिट रिंग पी में गई। पी से देखिए यहाँ से ऐसे धुरी से होकर ये पहुँची हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है धीरे से। ये देखिए यहाँ आ गई। अब यहाँ देखिए, इस चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ टू साउथ। सारी डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी है, A to B। धारा की दिशा कैसी है, यानी धारा आई की जो यहाँ दिशा है, धारा आई की दिशा है वो A to B है। ठीक है, A to B है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो हमेशा भाई N to S रहेगी, उसको मैं तोड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ दो डायरेक्शन आपको पता है। तो अब यहाँ F की डायरेक्शन बता लेंगे। चालक पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का। हमको पता है फ्लेमिंग एक रूल देकर गए हैं आपको, वो रूल का यूज करिए। फ्लेमिंग के दाएं नहीं, बाएं,
अभी तक बाएं ही पढ़े हैं अभी तक। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो आपको क्या क्या पता है? आपको दो दो डायरेक्शन पता है, तीसरी डायरेक्शन बताना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही तो कहता है, यदि हमें चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है और वो चालक कहाँ रखा हो, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, और उस चालक में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही हो, और हमें दो दो की डायरेक्शन पता हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी तर्जनी उंगली को अपने पास प्रैक्टिकल करके देखिए। तर्जनी उंगली को किस डायरेक्शन में रखेंगे? तर्जनी उंगली को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखिए, यदि चालक पर इस तरीके से कुछ चालक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और मध्यमा उंगली यानी ये उंगली क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन। करंट ऐसे हो गया, ऑटोमेटिक चालक पर लगने वाला बल की डायरेक्शन, ध्यान से, चालक पर लगने वाला बल नीचे, यानी इस आप करके देख लीजिएगा खुद से, यानी इस वाले में ए बी जो भाग है इस पर फोर्स कैसा लगेगा? डाउनवर्ड, नीचे की ओर। मैं लिख दूँ नीचे की ओर, नीचे की ओर यहाँ लगाएंगे। इस वाले रिंग पर आप लगा के देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस, करेक्ट डायरेक्शन इस, फोर्स अपने आप बता दे रहा है, फोर्स बता दे रहा है अपने आप ऊपर की ओर। ये देखिए फोर्स कैसा लग रहा है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फोर्स लग गया आपको, फोर्स पता चल गया। देखिए इसमें आई सेम है, बी भी सेम है, और एल लेंथ भी सेम है। तो एफ इक्वल टू सूत्र होता है एफ इक्वल टू आई बी एल, आई सेम, बी सेम, एल सेम। तो एक ये इसका मतलब ये एफ भी सेम है, इस एफ का मैग्नीट्यूड और इस एफ का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट्स टॉर्क, आघूर्ण बोलते हैं इसको, बल आघूर्ण, कपल फोर्स बोलते हैं। दो फोर्स साथ में काम कर रहे हो, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट तो कपल फोर्स हो जाते हैं। तो ये कपल फोर्स इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सी डी पार्ट, ये सी डी पार्ट ऊपर को उठने की कोशिश करेगा, और ये बी ए पार्ट नीचे को जाएगा। तो ये जो ये है ऐसे पलटने लगेगी, ऐसे ऐसे पलटेगी। तो इस तरीके से पलटने की कोशिश करेगी और पलट भी जाती है। तो सी डी जो है ये आ जाएगी ए बी की जगह पर, और ए बी ऐसे नीचे से घूमती हुई पहुंच जाएगी सी डी की जगह पर। तो ये देखिए बगल मैंने पलट दी। आपसे तेज़ हूँ, देखिए मैंने पलट दिया। तो इस तरीके से मैंने सी डी को ए बी की जगह पर कर दिया, और ए बी को सी डी की जगह पर। हमारा एन सेम है, हमारा सेल वैसे का वैसे है। अभी देखिए यहाँ आप समझने वाली चीज़ है, ये मेरा ब्रश एक्स और ये मेरा ब्रश वाई, कभी भी एक्स और वाई ब्रश घूमेंगे नहीं, ये याद रखेगा। घूमने वाले पार्ट पी और क्यू है। तो अभी आप कहेंगे ये पी और क्यू हमने सेम क्यों रखा है? ये आपको समझाने के लिए रखा है, बाकी पी और क्यू यहाँ हमने बदल दिया है, देख लीजिए, ठीक है। पी और क्यू हमने यहाँ बदल दिया है। तो यहाँ आपको पता चला। अभी ये क्या करेगी, ये 180 डिग्री घूमने जाएगी। ये प्लेट ऐसे, ये वाला इसका जो राइट वाला हिस्सा है ये ऊपर की ओर उठेगा, और ये लेफ्ट वाला हिस्सा ये नीचे की ओर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, इस प्लेट पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और इस वाली प्लेट के ऊपर, इस वाले हिस्से के ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो ये ऊपर को उठेगा, श्योर सी बात है, ये ऊपर की ओर उठेगा और ये नीचे की ओर जाएगा। तो इधर वाला हिस्सा ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से, तो ऊपर की ओर उठेगा। अच्छा ये क्या होगा, ऐसे घूमते 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 180 डिग्री पर आ जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 180 डिग्री पर आ गया। तो ए बी की जगह पर कौन आ गया? सी डी, और सी डी की जगह पर कौन आ गया? ए बी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमने आपको बताया कि ये पी और क्यू इस आर्मेचर से जुड़े रहते हैं, और आर्मेचर के घूमने के साथ ये पी और क्यू जो विभक्त वलय होते हैं ये भी घूम जाते हैं। तो यहाँ देखिए इनकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, पी लेफ्ट साइड में है, और यानी ए बी के साथ पी लगा है, और यहाँ क्या हो गया, ए बी के साथ पी लगा है, यानी ये चीज़ बदलेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह हमने दिखाया है एक्सेप्शन के लिए, आपको दिखाया है थोड़ा आपके दिमाग पर जोड़ देने के लिए, ठीक है। अभी दिखाएंगे उसका क्या मतलब है। तो ये हो गया। अभी यहाँ से हम देखेंगे इसको, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई। अच्छा अभी करंट की डायरेक्शन देखिए, यहाँ करंट की डायरेक्शन देखिए, यहाँ करंट की डायरेक्शन देखिए, ए से बी की ओर है, यहाँ सी से डी की ओर। अभी जब ये कुंडली पलटेगी सी से डी को आएगी, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है? सी से डी की ओर। यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ करंट की डायरेक्शन सी से डी की ओर है कि डी से सी की ओर है? आप देखेंगे यहाँ आई की जो डायरेक्शन है वो डी टू सी की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या है, वो तो वही रहेगी भैया, उसको नहीं बदल सकते। अब यहाँ फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। अच्छा अब आप कहेंगे कि आई की डायरेक्शन सर चेंज कैसे हो गई? भाई यहाँ तो सी से डी दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से सी से डी को दिख रहा है,
तो यहाँ भी तो सी से डी को होना चाहिए था, बस कुंडली तो पलटी है। लेकिन अब याद रखिए, ये जो पी और क्यू है ये विभक्त वलय है, इसका एक और नाम है दिक् परिवर्तक। आपके एनसीईआरटी में लिखा है दिक् परिवर्तक, या इसको दिशा परिवर्तक बोलते हैं। जैसे दिक् सूचक यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र होता है, उसी तरीके से दिक् परिवर्तक यानी दिशा परिवर्तक ये क्या करता है, करंट की पोलैरिटी को चेंज कर देता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। करंट आ रही थी -टू प्लस, अब करंट को कर देता है प्लस टू माइनस, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, चलिए मान लेता हूँ अगर करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन सी टू डी है, तो यहाँ भी सी से डी ही हो। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ लगाइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन आपकी ओर, मैग्नेटिक फील्ड N2S, फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। यहाँ फोर्स कैसे लगेगा, इस वाली प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर, अपवर्ड, ठीक है। F कैसा लगेगा, ऊपर। और इस वाले डायरेक्शन पे जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N2S, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर, फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की ओर। यहाँ फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। थोड़ा अजीब हो जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। फोर्स कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। फोर्स हो गया नीचे की ओर, अभी यहाँ हो गया फोर्स नीचे की ओर। अच्छा अब आप देखिए, अभी तक तो ये 180 डिग्री पलटी हुई थी, हाँ, अभी तक ये प्लेट 180 डिग्री पलटी थी। सी डी जो था, ये जो सी डी था, ये पलट कर ए बी पर आया, और ए बी नीचे से घूम कर चला गया सी डी के पास, ठीक है। ए बी पलट कर घूम गया नीचे सी डी के पास, यानी इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, ये अंदर को घूमी है, ये नीचे को गई है, ये बाहर, ये उठकर ऊपर को आई है, यानी कुछ इस तरीके से ये ऊपर उठी और ऐसे घूमी, ये वाली प्लेट नीचे गई, यानी डायरेक्शन जो हुई ये ऐसे हुई, ठीक है। ये घूमी, और ये जो डायरेक्शन हुई ये ऐसे घूमी, सॉरी अभी हाथ से बनानी पड़ रही है वीडियो, जल्द ही आपको वाइट बोर्ड के साथ मिलेंगे। तो इसमें देखेंगे, अगर डायरेक्शन धारा की दिशा सी से डी यहाँ भी है, सी से डी यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अच्छा अभी यहाँ देखो ये कैसे घूम रही है, इस तरीके से, यानी ए बी नीचे को जा रहा है, सी डी ऊपर को जा रहा है, यानी ये घूमेगा कैसे, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसे बोलेंगे वामावर्त। यहाँ ये कुंडली घूम रही है वामा, यहाँ ये कुंडली घूम रही है वामावर्त, यहाँ ये कुंडली वामावर्त घूम रही है। यहाँ देखिए, यहाँ ये कुंडली कैसे घूमेगी, यहाँ कुंडली को घुमाइए, यहाँ कुंडली घुमा कर देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N2S, धारा की दिशा, ये फोर्स लगा ऊपर, हमने लिख चुका है शायद, हाँ हमने लिखा है, फोर्स लगा ऊपर की ओर, यहाँ फोर्स लगेगा नीचे की ओर। अब ये फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, अब भाई आपको पता है, आप तो पढ़ने में तेज है, ये जाएगा ऊपर, ये ऐसे घूमेगा, ये जाएगा नीचे। अभी इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अभी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त, इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। अच्छा अब आप ये बताओ कि कोई एक प्लेट है जो एक बार 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे थी 180 डिग्री इधर घूमी, फिर 180 डिग्री इधर घूमी, फिर 180 डिग्री ऐसे घूमी, फिर 180 डिग्री ऐसे घूमी। क्या ऐसा कोई मोटर संभव, कोई मोटर है ऐसा, आपने देखा है जो 180 डिग्री इधर घूमे, फिर 180 डिग्री इधर घूमे? यानी थोड़ा सा पानी खींचे, ये देखो थोड़ा सा पानी खींचा, अब उसी पानी को फिर ढकेल दिया, यानी आधा हवा लगी फिर आधा हवा खींच ली। ऐसा पंखा है कोई आपके पास नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो है ये इस तरीके से नहीं होगा। कुल मिला के यहाँ इतने तो समझ में आ गया कि हाँ डायरेक्शन जो है सी से जो डी को जा रही है, यहाँ जो सी से डी की हो, ये डी सी से डी को नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, डी टू सी होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, डी टू सी होनी चाहिए। और ये डी टू सी करेगा कौन, यही आपकी स्प्लिट रिंग्स काम करेंगी, ये डी टू सी डायरेक्शन करेंगी। तो डी टू सी डायरेक्शन कैसे करेंगी, जब डी टू सी जाने के लिए क्या होगा, ये स्प्लिट रिंग्स भी घूमती हैं, इसीलिए स्प्लिट रिंग्स का घूमना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो स्प्लिट रिंग्स विभक्त वलय होते हैं, इन्हीं को तो आखिर हम क्या बोलते हैं, विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक। तो दिक् परिवर्तक का आप असली से अर्थ समझ गए कि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जिससे डायरेक्शन सेम बनी रहती है। और जब डायरेक्शन सेम बनी रहेगी तो अभी भी देखिए डी टू सी यहाँ भी N2S, तो यहाँ भी ये कुंडली पर फोर्स कैसे लगेगा, वहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो यहाँ ये फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की ओर। यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, नीचे की ओर। और यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की ओर। यहाँ फोर्स लग गया ऊपर की ओर। अब ये कुंडली फिर एक चक्कर घूमेगी, इसी तरीके से फिर इस कंडीशन में आ जाएगी, पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। 180 घूमने के बाद 360 पूरा हो जाएगा चक्कर, फिर इस कंडीशन में आ जाएगी, फिर ये नीचे को जाएगी। जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक ये इधर वाला ए बी नीचे को जाएगा, सी डी ऊपर को आएगा, फिर सी डी ए बी की जगह पर आएगा, ए बी सी डी की जगह पर जाएगा। इस तरीके से ये मोटर घूमती रहती है। और यहाँ से लगा रहता है कोई पंखा वगैरह, यहाँ आप जोड़ दो पंखा कोई, है ना, यहाँ आप जोड़ दीजिए कोई पंखा, और ये पंखा घूमेगा, आपको हवा मिलेगा। तो ये गलत है ना, आपको पता चल गया करंट की डायरेक्शन क्यों बदल जाती है। सिद्धांत आप याद रखिएगा। सिद्धांत के बाद आगे चलते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। आर्मेचर ABCD, आर्मेचर क्या होता है, ये इसे बोलते हैं, हमने बताया आपको, इसे बोलते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर ABCD तांबे के पतले पृथक्कृत
इंसुलेटेड तार वाले अनेक फेरों की बनी एक आयताकार कुंडली होती है जो अपनी अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। कुंडली नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है। अगला क्षेत्र चुंबक, ये शक्तिशाली चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। इसमें एन और एस दो ध्रुव होते हैं। अगला, ये तो हर चुंबक में होते हैं सर जी, क्यों बता रहे हो? विभक्त वलय या दिशा परिवर्तक, पी और क्यू दो विभक्त वलय की हाफ सीट सेल मतलब सी टाइप की समान धातु की पट्टियाँ होती हैं जो कि आर्मेचर के आखिरी सिरे से जुड़ी रहती हैं। ये वलय क्या होते हैं, जो दो वलय होते हैं हाफ स्पिल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, आर्मेचर के साथ घूमती हैं। और अभी हमने आपको बताया कि ये धारा की दिशा को बदलने का काम करती हैं। अगर धारा की दिशा बदले ना तो आपका जो पंखा जो आप हवा डेली खाते हैं वो ऐसे बदलेगा, हुर्र हुर्र। हाँ? तब तो हवा नहीं लगेगी, पानी भी नहीं निकलेगा जमीन से। पानी जो टुल्लू पंप लगते हैं ना, खींचते हैं, ऐसे पानी थोड़ा खींचा फिर फेंक दिया नीचे, फिर खींचा फिर फेंक दिया नीचे, प्यास के मारा जान निकल जाएगी। तो इस तरीके से तो जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उनमें किसका होना बहुत ज़रूरी है? अरे होना तो सबका बहुत ज़रूरी है, तो लेकिन आप बताएंगे इनकी भूमिका बहुत तगड़ी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। धारा की दिशा जो बदलते हैं इनको बोलते हैं विभक्त वाला स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर दिशा परिवर्तक। ये इनका काम हो गया। अगला ब्रश, वो जो ब्रश होते हैं वो पकड़ने का काम करते हैं किसको? स्प्लिट रिंग्स को। ठीक है, उनके साथ जुड़े रहते हैं, कंडक्टिंग होते हैं और ये घूमने वाले पार्ट नहीं होते। बैटरी जो धारा प्रवाहित करती है। कार्यविधि, आप कार्यविधि खुद से लिखिएगा। ठीक है, कार्यविधि आप खुद से लिखिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।